हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 11th के मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे लेक्चर्स अभी और आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप इन सारे लेक्चर्स को बिना स्किप करके देखें और इसके नोट्स आप खुद से तैयार करें, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक्सटेंसिव यूज मैथमेटिक्स के अंडर तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ फिजिक्स के भी अंडर आपको इसके बहुत सारे यूजेस देखने को मिलेंगे। तो आप ट्रिग्नोमेट्री को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं तो फिर आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स में भी बहुत सारे एडवांटेज देखने को मिलेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। आइए शुरू करते हैं यह ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करके बताने जा रहे हैं। एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स अलग तरह से फॉर्म होते हैं। तो उसके लिए एक रे जो कि फिक्स्ड रे कहा जाता है, एक रे जिसको हम फिक्स्ड रे लेंगे, ठीक है। तो यह रे का हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और यह एक पॉइंट किसी जगह इस रे पर लेंगे, ठीक है। तो इस रे को हम फिक्स्ड रे के नाम से जानेंगे। और एक दूसरा रे जो कि इस रे के इनिशियल पॉइंट से ही हम लेंगे, एक दूसरा रे है, ठीक है। इस पे हम कहीं पर एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पी लिया है, ठीक है। यह फिक्स्ड रे एक बार हमने अगर यहाँ पर बना दिया है तो यह यहीं रहेगा, ठीक है। ये इसको हम किसी भी तरह का इसके पोजीशन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रे, इसे रिवॉल्विंग रे कहा जाता है, रिवॉल्विंग रे। यह रिवॉल्विंग रे जैसा कि इसका नाम है, तो यह रिवॉल्व करेगा, यह रोटेट करेगा। तो यह रिवॉल्व करेगा इस कॉमन इनिशियल पॉइंट के अबाउट, ठीक है। मतलब यह इस तरह से रोटेट करेगा। तो इस तरह से यह या तो क्लॉकवाइज या इस तरह से यह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो फिक्स्ड रे और रिवॉल्विंग रे का जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब दोनों रे का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, इस कॉमन इनिशियल पॉइंट के अबाउट यह रिवॉल्विंग रे अगर रोटेट करता है, तो जैसे अगर हम मान लेते हैं शुरू में यह रिवॉल्विंग रे इस फिक्स्ड रे के कॉन्साइड रहा होगा, जस्ट इसके ऊपर रहा होगा, और इस तरह से यह रोटेट करके इस पोजीशन पे आया है। तो इस तरह से यह रोटेट करके अगर इस पोजीशन पे आया है, तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट पर यह जो गैप क्रिएट हुआ है, इस इनिशियल पॉइंट पर इस फिक्स्ड रे और रिवॉल्विंग रे के पोजीशन के बीच जो यहाँ पर गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इसे एंगल कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर जब इस तरह से कोई भी एंगल फॉर्म होगा, इस तरह से अगर कोई एंगल फॉर्म हो जाता है जिसमें हमारा यह फिक्स्ड रे, यह कौन सा रे है? फिक्स्ड रे। और इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो रिवॉल्विंग रे है, यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने रोटेशन किया है, जिससे यहाँ पर कॉमन इनिशियल पॉइंट पर जो फिक्स्ड रे और रिवॉल्विंग रे के बीच गैप बना है, उसी गैप को एंगल कहते हैं। और यहाँ पर यह जो एंगल बना है रिवॉल्विंग रे के रोटेशन के कारण बना है। और यहाँ पर रोटेशन का सेंस आप देख सकते हैं, यह एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और इस तरह से घूमना क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है उसे क्लॉकवाइज रोटेशन कहा जाता है। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज को हम रोटेट कराते हैं तो उस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहा जाता है। तो चूंकि आप देख सकते हैं कि यह जो हमने यहाँ पर एक एरो बनाया है, इस तरह से यह सेंस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर यह रिवॉल्विंग रे इस फिक्स्ड रे के कॉन्साइड रहा होगा, उसके बाद इसने इस कॉमन इनिशियल पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेशन किया, और रोटेशन करने के बाद एक एंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर रोटेशन
एंटी क्लॉकवाइज हुआ है तो जो एंगल यहाँ पर लिया जाएगा, जो एंगल फॉर्म होगा वह पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल का नाम जो कि हम एंगल ए ओ बी भी लिखेंगे और इसका एक दूसरा नाम थीटा है। ठीक है, एंगल ए ओ बी जो थीटा यहाँ पे डिग्री है। डिग्री बाद में हम बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग मेजरमेंट, अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के एंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी, ठीक है, जो इसका दूसरा नाम थीटा है और यह यहाँ पर क्या होगा, यह जो थीटा है यह पॉजिटिव लिया जाएगा, टेकन एज पॉजिटिव। कब? इफ रिवॉल्विंग रे, मतलब इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, इफ रोटेशन इज कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यही रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो उस केस में थीटा क्या लिया जाएगा, टेकन एज निगेटिव। ये याद रखना है, ये साइन कन्वेंशन है ट्रिग्नोमेट्री में, कब एंगल का साइन पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। यह मतलब डिनोट करता है ये कि रिवॉल्विंग रे किस तरह से रोटेट कर रहा है। तो अगर रिवॉल्विंग रे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और एंगल फॉर्म हो रहा है तो वह एंगल हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर रिवॉल्विंग रे का रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है और एंगल फॉर्म हो रहा है तो एंगल को हम निगेटिव लेंगे, तो टेकन एज निगेटिव इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहां पर जो एंगल यहां पर फॉर्म हुआ है, इस एंगल का नाम एंगल ए ओ बी है और इस एंगल को बनाने में यहां पर फिक्स्ड रे और रिवॉल्विंग रे दोनों ही मिलकर रोल प्ले कर रहा है। फिक्स्ड रे अपने जगह पर रहेगा हमेशा, रिवॉल्विंग रे रिवॉल्व करेगा और यह रिवॉल्व करेगा किसके अबाउट, इस फिक्स्ड कॉमन इनिशियल पॉइंट के अबाउट। कॉमन इनिशियल पॉइंट भी फिक्स रहेगा, इसी के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस केस में जो एंगल फॉर्म होता है उसमें फिक्स्ड रे को एंगल का इनिशियल आर्म कहा जाता है, इनिशियल आर्म ऑफ एंगल। ठीक है, जब एक बार एंगल फॉर्म हो जाता है तो जो फिक्स्ड रे होता है वह एंगल का इनिशियल आर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो रिवॉल्विंग रे होता है, या रिवॉल्विंग रे है, हम यहाँ पर देख रहे हैं रिवॉल्विंग रे, जो रिवॉल्विंग रे होता है तो जब एंगल फॉर्म हो जाता है तो यह रिवॉल्विंग रे एंगल के टर्मिनल आर्म के नाम से जाना जाता है, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल। ठीक है, याद रखेंगे इन सब टर्म को आप, कि एक एंगल जब फॉर्म होता है तो इनिशियल आर्म फिक्स्ड रे को कहा जाता है और टर्मिनल आर्म जिस पोजीशन पे पहुंचकर एंगल को फॉर्म करता है उस केस में उस रिवॉल्विंग रे को एंगल का टर्मिनल आर्म कहा जाता है। और यह कॉमन पॉइंट जिसके अबाउट यह रिवॉल्विंग रे घूमता है, इसे एंगल का वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। ठीक है, तो ये सारे टर्म यहाँ पर एंगल से रिलेटेड है, इसको आपको याद रखना है। और याद रखेंगे यहाँ पर अगर रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर रिवॉल्यूशन क्या है? क्लॉकवाइज, और इस एंगल का नाम हमने फाई दिया है। ठीक है, तो ओ ए बी, तो यह हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह जो एरो हमने बनाया है यह सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन या सेंस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे यह इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म, और यह एंगल का कौन सा आर्म हो गया? टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म, और यह एंगल का क्या हो गया? वर्टेक्स। और इस केस में जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम यहाँ पर फाई है, और यह एंगल कैसा होगा? यहाँ पर निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एंगल पॉजिटिव और निगेटिव होंगे, और क्या ट्रिग्नोमेट्री में
कोई भी एंगल किसी भी मेजरमेंट के हो सकते हैं, जैसा कि ज्योमेट्री में हमने पढ़ाया है, मतलब ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि मैक्सिमम किसी भी एंगल का वैल्यू 360 डिग्री होगा, जिसे कंप्लीट एंगल कहा जाता है, ठीक है। पर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल रिवॉल्विंग रे के रोटेशन पे डिपेंड करता है। अब रोटेशन मतलब वह कई चक्कर काट सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूमकर वह कई चक्कर काट सकता है। तो यहाँ पर सेवरल रोटेशन के बाद क्या एंगल का मेजरमेंट इंक्रीज करेगा, तो ये सब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ एंगल्स यहाँ पर लेने जा रहे हैं। जैसे अगर हम यह एंगल लें इस तरह से ओ ए, ठीक है, यह हमारा इनिशियल आर्म है, इसे हम मान लेते हैं इनिशियल आर्म, और यह हमारा मान लेते हैं टर्मिनल आर्म है, यह टर्मिनल आर्म है। टर्मिनल आर्म, ठीक है, और यह मान लेते हैं कुछ रोटेशन ऐसा हुआ है। आपको याद रखना है कि टर्मिनल आर्म जिसे रिवॉल्विंग रे कहा जाता है, यह घूमने का काम स्टार्ट करेगा हमेशा इनिशियल आर्म के कॉन्साइडिंग पोजीशन से। मतलब सबसे पहले उसे इनिशियल आर्म के कॉन्साइड रहना होगा, उसके बाद वहां से ही वह रोटेट कर सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, किसके अबाउट, इस कॉमन इनिशियल पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं यह एंगल 325 डिग्री है, ठीक है, यह एंगल अगर हम मान लेते हैं 325 डिग्री है, तो चूंकि यह रोटेशन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर थीटा 325 डिग्री, ठीक है, पॉजिटिवली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण यहाँ पर हमने जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ है उसके साइन को पॉजिटिव लिया है। अब अगर एक से अधिक बार रोटेशन हो जाता है तब क्या होगा, जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर कुछ इस तरह से है, यह अगर 20 डिग्री है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टर्मिनल आर्म मतलब रिवॉल्विंग रे, यहाँ पर एक कंप्लीट रोटेशन हुआ है, उसके बाद एक दूसरा कंप्लीट रोटेशन भी हो गया है, उसके बाद ये फर्दर इतना सा एंगल आगे बढ़ा है, और इतना सा एंगल को हमने 20 डिग्री माना है। तो यहाँ पर 2 कंप्लीट रोटेशन के बाद फर्दर 20 डिग्री से आगे रिवॉल्विंग रे घुमा है। तो यहाँ पर जो थीटा है, यह थीटा यहाँ पर 2 कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन का वैल्यू इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री होता है। तो जब कोई भी रिवॉल्विंग रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक से अधिक बार रोटेशन करेगा, तो उस केस में उसका देखना है कि वह कितने बार सबसे पहले रोटेट किया है। अगर 2 टाइम्स रोटेट करेगा तो वह 360 का 2 टाइम्स उसका वैल्यू होगा, ठीक है। अगर n बार रोटेट किया है तो उस केस में उसके एंगल का वैल्यू n इंटू 360 डिग्री होगा, और फर्दर जो एक्स्ट्रा एंगल होगा उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर चूंकि 2 टाइम्स रोटेशन हुआ है, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, 2 इंटू 360 डिग्री, अब प्लस यह कंप्लीट रोटेशन के बाद यह एक्स्ट्रा 20 डिग्री रिवॉल्व किया है। तो 360 इंटू 2 720 डिग्री है, प्लस 20 डिग्री, मतलब 740 डिग्री, ठीक है। तो इस बार हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एंगल जो ज्योमेट्री में लिमिटेड था 360 डिग्री, और यहाँ पर यह 360 डिग्री से बियॉन्ड एंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का मेजरमेंट किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है। अब यह अगर मान लेते हैं 10 चक्कर लगा लेगा तो 3600, अब प्लस कुछ और एंगल उसमें ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 3600 मतलब 3600 डिग्री से भी बड़ा एंगल होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल किसी भी मेजरमेंट के होंगे, और इसका मेन कारण है कौन, रिवॉल्विंग रे का नंबर ऑफ रोटेशन। जितना बार वो रोटेट करेगा उतना टाइम्स 360 डिग्री का एंगल में ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। नेगेटिव एंगल के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, मतलब अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो इस केस में एंगल
जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो हम लिखेंगे, बट आगे में नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं इस तरह से। अगर हम इसी एंगल को कुछ ऐसा बनाएं, ये अगर हम मान लेते हैं -20 डिग्री, ये हो गया ए, ये बी, और यहाँ पर कुछ इस तरह से रोटेशन हो रहा है, सॉरी इस तरह से नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस बार रिवॉल्विंग रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और यह 2 कंप्लीट रोटेशन यहाँ पर हुआ है, एक कंप्लीट रोटेशन, फिर दूसरा बार कंप्लीट रोटेशन, और यह -20 डिग्री फर्दर आगे यह बढ़ चला है। तो इस एंगल को अगर हम फाइ नेम देते हैं तो फाइ इक्वल्स टू 2 इंटू -360 डिग्री प्लस -20 डिग्री -740 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो यह एंगल दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू -740 डिग्री होगा, और नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है कि रोटेशन यहाँ पर क्लॉकवाइज हुआ है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के जो मेन फैक्ट्स थे वो हमने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर किसी भी मेजरमेंट का एंगल हो सकता है और उसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को मेजर करने का नया सिस्टम होता है। अब तक हमने एंगल को डिग्री में मेजर किया है, मतलब जो भी एंगल हम लोग मेजर करते थे उसे डिग्री में लिखते थे, बट ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री की मेजरमेंट को इग्नोर किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के मेजरमेंट नए सिस्टम में लिए जाते हैं जिसे रेडियन मेजर कहते हैं। मतलब अब जो भी एंगल हम यहाँ पर लिखेंगे उसकी वैल्यू रेडियन में ली जानी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में सारे एंगल्स रेडियन में लिए जाते हैं। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, आइए जानते हैं इन सब के बारे में। रेडियन मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, रेडियन। अब रेडियन को डिफाइन किया गया है, रेडियन को डिफाइन किया गया है, क्या किया गया है, रेडियन को डिफिनेशन में क्या कहा गया है, तो इसको समझते हैं आसानी से कि एक सर्कल लेते हैं हम। ठीक है, एक सर्कल लेते हैं, कोई भी सर्कल, इसका एक सेंटर होगा, फिर उसका एक रेडियस होगा, तो यह मान लेते हैं सेंटर है, यह सेंटर है और इसका रेडियस है। ठीक है, यह इसका रेडियस है, सर्कल का सारा रेडियस इक्वल होता है, ये आपको मालूम पहले से ही है। अब कोई भी सर्कल ले, किसी भी शेप का, छोटा बड़ा कुछ भी हो, उस सर्कल में हम एक आर्क लेंगे, जैसे हमने यहां पर एक आर्क लिया है। अब इस सर्कल में एक आर्क हमने इस तरह से लिया है कि इस आर्क का लेंथ इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होता है। तो अगर यहां पर एक आर्क हमने लिया है, इस आर्क का लेंथ ए से बी तक, ठीक है, यह ए बी, इस आर्क का लेंथ अगर इस रेडियस के इक्वल लिया गया है और इस आर्क के दोनों एंड को सेंटर से मिला देते हैं, तो ए तो पहले से ही मिला हुआ है सेंटर से, बी को भी हमने सेंटर से मिला दिया है, तो इस आर्क का लेंथ के एंड को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनता है, यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बनता है थीटा, इसकी वैल्यू 1 रेडियन लिया गया है, इसी की वैल्यू को 1 रेडियन कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन, यहाँ पर जो थीटा होगा यह कितना होगा, 1 रेडियन होगा, क्योंकि यह एक स्पेशल केस का एंगल है जिसमें एक सर्कल का आर्क जिसका लेंथ उसी सर्कल के रेडियस के इक्वल है और वह आर्क सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा उसे 1 रेडियन कहा जाता है। और एक बात आपको याद रखना है कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है उसे सेंट्रल एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो आर्क जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करता है उसके लिए आर्क के दोनों एंड को हम सेंटर से मिलाते हैं, तब यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है वह सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पर थीटा कौन सा एंगल, सेंट्रल एंगल।
सेंट्रल एंगल मतलब द एंगल formed by an arc at the center of सर्कल। कोई भी सर्कल में एक आर्क जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करता है उसे सेंट्रल एंगल कहा जाता है। और इफ द लेंथ ऑफ आर्क, द सेंट्रल एंगल, जब सेंट्रल एंगल जिस आर्क के थ्रू फॉर्म होता है, अगर उसका लेंथ उस सर्कल के रेडियस के इक्वल होता है तो वह सेंट्रल एंगल 1 रेडियन लिया जाता है। ठीक है, मतलब 1 रेडियन द एंगल formed by an arc with length जिसका लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, द एंगल फॉर्म बाय एन आर्क हुज लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, यह 1 रेडियन का डेफिनेशन है। याद रखेंगे, किसी भी सर्कल में, कोई भी सर्कल हो, छोटा बड़ा किसी भी साइज का हो, लेकिन उसी सर्कल में एक आर्क लेंगे और वह आर्क का लेंथ उसी सर्कल के रेडियस के लेंथ के बराबर होनी चाहिए। और उस कंडीशन में वह आर्क सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा, जिसे सेंट्रल एंगल कहा जाता है, उसे 1 रेडियन एंगल कहा जाता है। वो एंगल का मेजरमेंट 1 रेडियन लिया जाता है। ठीक है, और ये सारे ही सर्कल में, किसी भी सर्कल में अगर हम इस तरह का एंगल बनाएंगे, छोटा बड़ा कुछ भी हो, 1 रेडियन, सबका वैल्यू आपस में इक्वल होगा। ठीक है, 1 रेडियन फिक्स्ड एंगल होता है, 1 रेडियन फिक्स्ड एंगल है, जिसे हम अभी इसी लेक्चर में प्रूव भी करेंगे। ठीक है, 1 रेडियन फिक्स्ड एंगल होता है। अब किसी भी सर्कल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ज्योमेट्रिकल रिलेशन, और इसके हेल्प से हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि 1 रेडियन एक फिक्स्ड एंगल होता है। तो यहाँ पर उस ज्योमेट्रिकल रिलेशन के थ्रू एक और डेरिवेशन जो बहुत काम के हैं, आपको फिजिक्स में भी काम में आएंगे और मैथमेटिक्स में तो काम में आएंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर इस फैक्ट्स को हम लिख देते हैं। पहले इस फैक्ट्स को यूज करेंगे कि अगर कोई भी सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में अगर हम 2 आर्क लेते हैं, मान लेते हैं एक आर्क हम ए बी लेने जा रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरा आर्क लेने जा रहे हैं पी क्यू। 2 आर्क है, यहाँ पर सेंटर है, तो यह आर्क ए बी अगर मान लेते हैं सेंटर पे एंगल बनाता है, मतलब सेंट्रल एंगल थीटा, और यह आर्क पी क्यू यह सेंटर पे एंगल बनाता है यहाँ पर फाई। ठीक है, 2 आर्क हमने लिया है, आर्क ए बी सबटेंड्स कितना, सबटेंड्स थीटा एट सेंटर। आर्क ए बी सेंटर पे, यह सेंटर है, सेंटर पे एंगल बनाता है थीटा, और दूसरा आर्क पी क्यू सबटेंड्स एंगल फाई एट सेंटर वाला कंडीशन है। ठीक ना, मतलब एक सर्कल के अंदर 2 डिफरेंट आर्क्स हैं, और ये दोनों डिफरेंट आर्क्स सेंटर पे जो सेंट्रल एंगल बनाते हैं, उन दोनों एंगल का रेशियो करस्पॉन्डिंग आर्क के लेंथ के रेशियो के इक्वल होता है। तो देन थीटा बाय फाई, इन दोनों सेंट्रल एंगल का रेशियो, इस एंगल को बनाने में कौन सा आर्क यहां पर यूज हुआ है,
तो यह एंगल जिस जो आर्क बना रहा है, कौन सा आर्क बना रहा है, थीटा, सॉरी कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा, आर्क ए बी बना रहा है, तो आर्क ए बी का लेंथ बाय, और यह फाई एंगल कौन सा आर्क बना रहा है, पी क्यू, तो आर्क पी क्यू के लेंथ, ठीक है। यह रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिलेशन है, इसे आपको याद रखना है। इसके कई यूज आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलेंगे और आपको फिजिक्स के अंदर भी इस रिलेशन के यूज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक सर्कल में दो आर्क का, हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक सर्कल में दो आर्क का रेशियो इक्वल्स टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के रेशियो के इक्वल्स होगा, ठीक है। अब इस रिलेशन के हेल्प से यहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद 1 रेडियन फिक्स्ड एंगल होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यह डेरिवेशन क्या है, एक सर्कल ले रहे हैं, यहां पर सेंटर है और एक आर्क ले रहे हैं, ए बी एक आर्क है, यह इसका रेडियस है, और यह आर्क सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है कितना, थीटा, और इस आर्क का लेंथ हम मान रहे हैं एल, ठीक है। तो आर्क ए बी का लेंथ एल लेट कर लेते हैं, और यह जो सेंट्रल एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, थीटा यहाँ पे रेडियन में है, इन रेडियन, ठीक है, थीटा इन रेडियन, रेडियन में आएगा ही, आंसर ही रेडियन में आएगा, ठीक है। थीटा भी अभी हम नहीं लिखते हैं, थीटा एंगल सबटेंड्स बाय आर्क ए बी एट सेंटर, एंड रेडियस कितना है, इस सर्कल का रेडियस आर है, ठीक है। तो यह तीन चीज एक सर्कल के अंडर अगर है तो देन थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर रेडियन, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर रेडियन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, मतलब है, और यह रिलेशन होता है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, और यह एंगल रेडियन में होगा, ठीक है। इसको डिराइव कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, इसके लिए हम कुछ नहीं करना है यहां पर। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सर्कल में एक दूसरा आर्क लेते हैं एपी, और यह आर्क एपी का लेंथ, यह आर्क एपी का लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं, आर्क एपी का लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, ठीक है। लेट आर्क एपी का लेंथ कितना, इस सर्कल के रेडियस के बराबर। तो हम जानते हैं इस केस में यह आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, यह कितना हो जाएगा, 1 रेडियन, ठीक है। कोई भी सर्कल में एक आर्क जिसका लेंथ उस सर्कल के रेडियस के इक्वल्स होता है, वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसे 1 रेडियन लिया जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पर एंगल एओपी, एंगल एओपी, एंगल एओपी, यह एंगल कितना हो जाएगा, 1 रेडियन, जिसे कभी कभी 1C इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। यह कोई इसका कन्वेंशनल सिंबल नहीं है, बट बहुत सारे बुक इस तरह से यूज करते हैं, 1 रेडियन के लिए 1, इसके ऊपर डिग्री के जगह पे C लिखा जाता है, ठीक है। यह एक्सपोनेंट नहीं है, आप याद रखेंगे, एक्सपोनेंट नहीं है वह, ठीक है। और यहाँ पर एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू कितना है, थीटा है, एंगल AOB हम देख सकते हैं थीटा है। तो अभी अभी हमने आपको एक ज्योमेट्रिकल फैक्ट पढ़ाया है, ठीक है। तो इस ज्योमेट्रिकल फैक्ट से, अभी अभी जो हमने आपको ज्योमेट्रिकल फैक्ट पढ़ाया है, तो इस ज्योमेट्रिकल फैक्ट से यहाँ पर एंगल AOB, एंगल AOB बाय एंगल AOP, एंगल AOP, एंगल AOB बाय एंगल AOP, तो एंगल AOB को कौन सा आर्क यहाँ पे बना रहा है, आर्क AP, आर्क AP बाय,
और एंगल ए ओ बी को कौन सा आर्क बना रहा है? आर्क ए बी। ठीक है, आर्क ए बी बना रहा है। एक सर्कल के अंदर दो सेंट्रल एंगल का रेशियो इक्वल्स टू द करस्पॉन्डिंग आर्क दैट फॉर्म्स द टू सेंट्रल एंगल। इन दोनों सेंट्रल एंगल का रेशियो इन दोनों सेंट्रल एंगल को जो भी आर्क फॉर्म कर रहा है उसके रेशियो के बराबर होता है। यह फैक्ट्स को हमने यहाँ पर यूज किया है। अब एंगल ए ओ बी कितना है? थीटा। और एंगल ए ओ पी कितना है? 1 रेडियन। और यहाँ पर ए पी का आर्क का लेंथ कितना है? आर। ठीक है, अच्छा एंगल ए ओ बी को फॉर्म कर रहा है, एक मिनट, यहाँ पर एंगल ए ओ बी मतलब थीटा को फॉर्म कर रहा है कौन सा आर्क? ए बी। यहाँ पर ए बी लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, ए बी। और ए ओ पी को फॉर्म कर रहा है कौन सा आर्क? ए पी। अभी उल्टा हो जाता नहीं तो, ठीक है। अब आर्क ए बी का लेंथ कितना एज्यूम किया है हमने? एल। और आर्क ए पी का लेंथ कितना है? आर। अब इस 1c मतलब 1 रेडियन को हम उधर भेज देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर इंटू 1c। 1c मतलब किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उतना ही हो जाता है, मतलब एल बाय आर इंटू 1, तो एल बाय आर ही होगा, बट इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन। यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर इसको यहाँ पर लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर रेडियन। ठीक है, इस फैक्ट्स को आपको याद रखना है, ये इसका डेरिवेशन है। और इसी को यूज करके हम यहाँ पर आपको अभी बताएंगे कि 1 रेडियन फिक्स्ड एंगल होता है। ओके, 1 रेडियन फिक्स्ड एंगल होता है, इस बात का प्रूफ हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है यह भी हम यहाँ पर बताएंगे, तो इसको आप ध्यान से सीखें। और यहाँ पर हम यूज करेंगे थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर रेडियन। इस फैक्ट्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। वन रेडियन फिक्स्ड एंगल, ठीक है। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसका यह सेंटर है, यह इसका सेंटर है। और इसमें हम एक आर्क लेंगे, आर्क ए बी, और इस आर्क का लेंथ इसके रेडियस के इक्वल से। यह आर्क इस सर्कल के रेडियस के लेंथ के इक्वल है। तो हम जानते हैं यह आर्क सेंटर पे यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वह 1 रेडियन होगा। यह एंगल कितना होगा? 1 रेडियन। अब इस रेडियस को हम इस तरह से यहाँ पे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं कि यह एक डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। इस रेडियस को इसके स्ट्रेट हम इसको एक्सटेंड करते हैं क्यू तक, ताकि यह यहाँ पर एक डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बी क्यू एक डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम जानते हैं यहाँ पर हम जानते हैं कि यह पूरा आर्क बी क्यू अब सेमी सर्कल के आर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर बी क्यू क्या है? बी क्यू डायमीटर, और इसकी वैल्यू 2r होगी। रेडियस का ट्वाइस होता है डायमीटर, ठीक है। और इस बी क्यू का क्रॉसपॉन्डिंग आर्क बी क्यू, पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है। बट यहाँ पर बी क्यू या डायमीटर इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इच पार्ट सेमी सर्कल कहलाता है। तो इस बी क्यू डायमीटर से यहाँ पर जो आर्क दिख रहा है के एंड को मिलाने पर जो यहाँ पर आर्क यहाँ पर बन रहा है, यह सेमी सर्कुलर आर्क कहलाएगा, ठीक है। सेमी सर्कुलर आर्क। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा? इसका लेंथ होगा 2 पाई r बाय 2,
पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस का हाफ। पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर पाई इंटू आर। देयरफॉर बी आर्क बी क्यू का लेंथ कितना पाई आर। अब यहाँ पर एंगल ए ओ बी जो कि 1 रेडियन है, एंगल ए ओ बी 1 रेडियन, और एंगल बी ओ सी सॉरी एंगल बी ओ क्यू यह एंगल कितना है 180 डिग्री। ठीक है, सेमी सर्कल या सेमी सर्कुलर आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है वह 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक ना, तो एंगल ए ओ क्यू 180 डिग्री। ओके, और अभी हम आपको बताए हैं कि एक सर्कल में 2 आर्क के लेंथ का रेशियो इक्वल्स टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के रेशियो के इक्वल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिलेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये चीज आप याद रखेंगे। इसके क्वेश्चंस अभी हम इसी लेक्चर में आपको बनाकर दिखाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसको इस फॉर्मूला से बनाकर दिखाएंगे अभी आपको। नो यहाँ पे आर्क बी क्यू बाय आर्क ए बी, ठीक है। अब आर्क बी क्यू सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वह एंगल है बी ओ क्यू। सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वह एंगल है एंगल बी ओ क्यू, और आर्क ए बी सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वह है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ठीक है, आर्क ए बी सेंटर पे एंगल ए ओ बी बना रहा है, आर्क बी क्यू सेंटर पे एंगल बी ओ क्यू यह एंगल बना रहा है। ठीक है, अब आर्क बी क्यू का लेंथ हमने यहां पर निकाला है पाई आर, और आर्क ए बी का लेंथ यहाँ पर फिगर में ही हमने बता दिया है आपको कितना है आर है। ठीक है, एंगल बी ओ क्यू इसे हम यहां पर लिख देते हैं 180 डिग्री है, बी ओ क्यू है। एंगल बी ओ क्यू कितना है 180 डिग्री। ठीक है, और यहां पर एंगल ए ओ बी यह कितना है 1 रेडियन। यह आर कैंसिल हो जाएगा, तो अब इस 1 रेडियन को इधर लाएंगे और पाई को इधर, मतलब ये दोनों एक्सचेंज करेगा तो यहाँ पर 1 रेडियन, देयरफॉर 1 रेडियन 180 बाय पाई, 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री। 180 एक कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट पाई को 180 को जब हम पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कांस्टेंट आएगा, मतलब ये कांस्टेंट। ठीक है, तो 1 रेडियन कांस्टेंट या फिक्स्ड एंगल होता है, इस बात का यहाँ पर प्रूफ हमारे सामने है। ठीक है, तो 1 रेडियन फिक्स्ड एंगल होता है और इसका वैल्यू कितना होता है 180 बाय पाई डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है। वैसे इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो मिनट, डिग्री और सेकंड में होता है। मिनट, डिग्री, सेकंड भी एंगल में यूज होता है, इसको हम अभी आपको बता देते हैं। 1 रेडियन फिक्स्ड एंगल होता है, इसका यह प्रूफ हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब कुछ एंगल्स के बारे में और आप जान लें। मोर अबाउट एंगल, सबसे पहले 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री। एक राइट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिर 1 डिग्री इक्वल्स टू, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये अब टाइम वाले सेकेंड्स से कंपेयर मत करना। यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा कि एंगल भी ज्योमेट्री से डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर एंगल 1 डिग्री 60 सेकेंड, यह सेकेंड टाइम के वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर 60 पे 1, ये डैश इसको प्राइम बोला जाता है, तो 60 पे 1 प्राइम डालेंगे, ठीक है। फिर 1 सेकेंड, 60 डबल प्राइम, और इसे डबल प्राइम जब होगा और एंगल को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो यह सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये एंगल के मेजरमेंट के कुछ और भी वैल्यूज ये आपको याद रखने हैं, काफी यूज होते हैं, ठीक है। 1 रेडियन में 90 डिग्री, सॉरी 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होगा, 1 डिग्री में 60 सेकेंड होगा, 1 सेकेंड में 60, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट्स होगा, मन में हमने सेकेंड लिख दिया है, सॉरी ये मिनट्स होता है, और 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स। और ये याद रखना है आपको, ये टाइम्स के यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये मैथमेटिक्स का अपना मिनट और सेकेंड इसके वैल्यू है, और ये ट्रिग्नोमेट्री में ही यूज होते हैं, ओके। अब हमारे सामने रिलेशन है 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। इससे हम किसी भी एंगल को डिग्री में अगर दिए गए हैं तो उसे रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और अगर रेडियन में दिए गए हैं तो डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में अब से जितने भी एंगल्स हम यूज करने वाले हैं वो सारे ही एंगल्स रेडियन मेजर में होने वाले हैं। तो डिग्री अब तक हम यूज करते आ रहे हैं, बट अब हमें डिग्री के मेजरमेंट को इग्नोर करके रेडियन के मेजरमेंट में शिफ्ट होना है। तो उसके लिए डिग्री में अगर एंगल्स दिए गए हैं तो उसे रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करने हैं, तो इसके फॉर्मूला को हम यहाँ पर निकालते हैं। सिंस 1 रेडियन 180 डिग्री बाय पाई, यह हमारे सामने रिजल्ट था। अब इस पाई को अगर हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर पाई रेडियन, क्योंकि पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, तो पाई रेडियन 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है कि पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस चीज को यूज करते हैं, ठीक है, या पहले हम इसको यूज करते हैं, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, बाद में हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पाई रेडियन का मतलब पाई इंटू 1, ठीक है, या इसको पाई रेडियन ही रहने देते हैं। पाई रेडियन 180 इंटू 1 डिग्री, 180 डिग्री को 180 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब x इंटू पाई रेडियन, सबसे पहले इस 180 डिग्री को इधर लाएंगे, मतलब 180 जो कि इधर मल्टीप्लिकेशन है, यह इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो पाई बाय 180 रेडियन, इधर कितना मिलेगा हमें, 1 डिग्री। अब दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड अगर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू इधर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू पाई बाय 180 रेडियन, x इंटू 1 डिग्री, ठीक है। तो x इंटू पाई बाय 180, इसे क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 180 x रेडियन, x इंटू 1 डिग्री, x डिग्री, ठीक है। तो x डिग्री में है और इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इस x को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर हमारे सामने x डिग्री में है और इसे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इस x को, ठीक है, मतलब पाई x बाय 180 को पाई बाय 180 इंटू x रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का यहां पर कन्वर्सन फार्मूला मिल चुका है, ठीक है। इसको यूज करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको हम यूज करेंगे अभी जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर इसको हम अभी फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। बट यहाँ पर डिग्री में एंगल दी गई है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए x जो डिग्री में दिया गया एंगल है उसमें हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन करके
उसके रेडियन के वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। जैसे एग्जांपल 60 डिग्री, तो ये x का वैल्यू हो गया x डिग्री। हमें कुछ नहीं करना है, उस x के वैल्यू में π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो π/180 इंटू 60, ठीक है, π/3। इसके आगे अब से रेडियन नहीं लिखना है, क्योंकि अब हमारे सिलेबस में जब हम 11th और 12th में मैथ और फिजिक्स में डीलिंग करते हैं और एंगल्स में किसी भी तरह का डिग्री या कोई भी सिंबल अगर नहीं लिखा जाता है इंटेंशनली, जानबूझकर, तो वह वैल्यू रेडियन मेजर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब से हम यहाँ पर डिग्री अगर दे रहे हैं तो वह एंगल डिग्री में होगा, बट किसी भी एंगल के ऊपर नीचे आगे पीछे अगर हम किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कोई भी सिंबल नहीं लगाते हैं तो वह एंगल अब रेडियन में मेजर किया हुआ माना जाएगा। तो 60 डिग्री इक्वल्स टू π/3 रेडियन। तो अभी हम सबसे पहले इसे एक बार रेडियन लिख देते हैं, रेडियन, बट आपको याद रखना है यह नहीं लिखना है, इसे सिर्फ लिखना है π/3। π/3 यह रेडियन इसमें नहीं लगाना है, अंडरस्टूड होगा। जब भी हम सिर्फ π/3 लिखेंगे तो यह रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें आपको पाई के वैल्यू यह भी पुट नहीं करना है, ठीक है। हमेशा रेडियन का वैल्यू पाई के टर्म में ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं 90 डिग्री, तो 90 इंटू π/180, ठीक है। किसी तरह का कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं करना है, सिर्फ x के वैल्यू में π/180 से मल्टीप्लाई करना है और कैलकुलेट करना है। तो 90 डिग्री π/2 रेडियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कुछ और एंगल देखते हैं हम, जैसे मान लेते हैं 120 डिग्री, तो 120 इंटू π/180, 6 2 जा 6 3 जा, मतलब 2π/3, 2π/3 रेडियन, ठीक है। 120 डिग्री 2π/3 रेडियन के इक्विवेलेंट होगा या इक्वल होगा। उसी तरह से एक कंप्लीट एंगल जिसका वैल्यू ज्योमेट्री में 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 360 इंटू π/180, मतलब 2π रेडियन। तो 360 डिग्री 2π रेडियन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब ये सब तो हो गया, जब डिग्री में वैल्यू दिया रहता है तो रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करने होते हैं। अब अगर रेडियन में वैल्यू दिया रहेगा और डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो उसका कुछ कन्वर्सन फार्मूला होगा, तो उसको हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे सामने यहाँ पर 1 रेडियन इक्वल्स टू 100, 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। अब बोथ साइड हम फिर से x से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 1 रेडियन इक्वल्स टू x इंटू 180 बाय पाई डिग्री। तो x इंटू 1 रेडियन यह हो जाएगा x रेडियन, x रेडियन, और यहाँ पर x इंटू 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। तो x अगर रेडियन में दिया गया है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उस x के वैल्यू में हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फाइनल आंसर में हम डिग्री लगाकर ही लिखेंगे, ठीक है। इसका भी एग्जांपल, जैसे अगर हम मान लेते हैं 3π/4, 3π/4 सिर्फ हमने लिखा है और यह एंगल को अगर रिप्रेजेंट करता है तो यह रेडियन में होगा, क्योंकि किसी भी एक्स्ट्रा यहाँ पर सिंबल का जरूरत नहीं होता है रेडियन में एंगल को एक्सप्रेस करने के लिए। तो 3π/4, ठीक है, यह रेडियन में है, और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में इनक्लोज करके डिग्री लगाएंगे। अब यह पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 180 को 44 टाइम्स से कैंसिल कर देगा, तो 45 इंटू 3 135 डिग्री। 3π/4 135 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है 5π/6। तो 5π/6 को
डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 5π/6 इंटू 180 बाई पाई डिग्री, 5 कैंसिल, 30 इंटू 5 150 डिग्री, 5π/6 150 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एंगल डिग्री में दिया है, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, या मोस्टली हमें डिग्री में एंगल होंगे और उसे रेडियन में ही कन्वर्ट करना होगा। और चूंकि ट्रिग्नोमेट्री में सारे एंगल रेडियन में ही मेजर किए जाएंगे, तो डिग्री को रेडियन में मेजर करने का मेथड ही मोस्टली याद रखना है आपको। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वह यहाँ पर ये इस तरह से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर यह क्वेश्चन हमारे सामने है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which a central angle of 60 degree intercept an arc of length 37.4 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर सर्कल फॉर्म करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक सर्कल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इस सर्कल में दिया गया है फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करनी है इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल है, तो यह एंगल हम यहाँ पर 60 डिग्री, और एक आर्क 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल जो सर्कल पे आर्क फॉर्म कर रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है। ये आर्क जानते हैं, इसके लेंथ को L लिया जाता है 37.4 सेंटीमीटर, और 60 डिग्री यह थीटा हो गया, और हमें रेडियस मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री थीटा जो 60 डिग्री में दिया गया है, इसे रेडियन में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू L/R रेडियन। ठीक है, अब से हम थीटा इक्वल्स टू L/R ही लिखेंगे, और जानते हैं कुछ नहीं लगाएंगे तो रेडियन में ही लिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थीटा 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो यहाँ पर 60 डिग्री मीन्स π/3 रेडियन, थीटा का वैल्यू दिया गया है, हमें आर की वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम पुट करते हैं, तो से थीटा इक्वल्स टू L/R। ठीक है, तो हमें आर का वैल्यू निकालना है, तो यह L/θ हो जाएगा, और L का वैल्यू यहाँ पर हमें 37.4 दिया गया है, और थीटा का वैल्यू हमने π/3 फाइंड किया है, 3 को हम ऊपर भेजते हैं, तो R इक्वल्स टू 37.4 इंटू 3 बाई पाई। अब पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर 22.7 रखने दिया गया है, तो 37.4 इंटू 3 बाई पाई की वैल्यू 22/7, जिसमें 7 हम जानते हैं ऊपर चला जाएगा, 22/7 लिखेंगे तो 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर हम कैंसिल कराते हैं, यहाँ पर 10 22 1 जा 374 को अगर हम 22 से डिवाइड करते हैं, तो 22 ये हमारा हो जाएगा 514, और अगर हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 है 15। ठीक है, तो यह 17 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यह पूरा 22 17 से कैंसिल हो गया। अब 17 इंटू 21, 21 इंटू 17, तो 17 1 जो 7, 17 2 जा 34, 35, 357। अब बाई 10 है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, 17 इंटू 21 357 होता है, और यहाँ पे 10 है, तो एक डेसिमल लगाएंगे, और यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पर सर्कल का रेडियस 35.7 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 दिया गया है। एक ट्रायंगल में 3 एंगल का जो रेशियो है 3:4:5 है। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज। इस ट्रायंगल का हमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसे डिग्री में फाइंड करनी है, एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, और ग्रेटेस्ट एंगल की वैल्यू रेडियन में फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 3 एंगल का रेशियो दिया गया है 3:4:5। ठीक है, तो हम इन 3 एंगल को यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, लेट द 3 एंगल्स भी, इसका रेशियो 3:4:5 है, तो इसका वैल्यू हम कुछ इस तरह से मान कर चल सकते हैं, 3x 4x एंड 5x रेस्पेक्टिवली।
ठीक है। इन तीनों का रेशियो निकालेंगे तो हम यहाँ पे 3:4:5 ही आएगा। ओके, अब किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को हम यूज करते हैं 3x + 4x + 5x 180 डिग्री होगा। ठीक है, 5 4 9 3 12 12x 180 डिग्री, x = 180/12। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया है? 15। ठीक है, x का वैल्यू 15 आया है। x का वैल्यू 15 आया है, तो अगर हम इन तीनों में 15 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 3x होगा और ग्रेटेस्ट एंगल 5x होगा। और हमें यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू डिग्री में फाइंड करने दिया गया है, जबकि ग्रेटेस्ट एंगल का वैल्यू रेडियन में फाइंड करने दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं, ये डिग्री में है, देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल जो कौन सा होगा? यहाँ पर 3x होगा। 3x, तो 3 × x का वैल्यू 15 डिग्री रखते हैं। 15 डिग्री मतलब 45 डिग्री। और ग्रेटेस्ट एंगल भी सबसे पहले हम डिग्री में निकाल लेते हैं। ग्रेटेस्ट एंगल 5x होगा और 5 × 50 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 5 × 15 × π/180 डिग्री में कन्वर्ट था, मतलब ये डिग्री में था, अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, 15। ठीक है, 15 यहाँ 180 को 13 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो ऊपर में यहाँ पर हो गया 5π/13। तो ग्रेटेस्ट एंगल की वैल्यू रेडियन में 5π/13 के इक्वल्स होगा। ओके, इस क्वेश्चन में दिया गया है एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इन एपी। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है। एंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री टू द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस इज 60:5। इस ट्रायंगल का जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है उसका डिग्री में वैल्यू और ग्रेटेस्ट एंगल का रेडियन में वैल्यू का रेशियो 60:5 दिया गया है। देन फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स इन डिग्री एंड रेडियंस। तो हमें इस ट्रायंगल का तीनों एंगल्स को सबसे पहले डिग्री में फाइंड करना है और उसके बाद रेडियन में भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि अगर चूंकि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और इस 3 एंगल्स में से किसी भी एक एंगल का वैल्यू नहीं दिया गया है, और लेकिन ये दिया गया है कि तीनों एंगल एपी में है। तो 10th में आपने पढ़ा होगा कि अगर 3 नंबर एपी में हैं तो इन 3 नंबर को लिया जाता है a - d, a एंड a + d। ठीक है, अगर 3 नंबर एपी में है और इसके कुछ भी वैल्यूज नहीं दिए गए हैं तो इन 3 नंबर को a - d, a और a + d इस तरह से लिया जाता है, ताकि फर्दर जो डाटा रहता है उससे इन तीनों एंगल्स को, मतलब इन तीनों नंबर को फाइंड करने में आसानी होती है। ठीक है, ये 10th में आपने पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पर लेट द 3 एंगल्स बी, ठीक है, मान लेते हैं इसी तरह से a - d, a एंड a + d। ठीक है, ये ट्रायंगल के 3 एंगल्स इन डिग्रीज, और ये हम मान लेते हैं तीनों के तीनों डिग्री मेजरमेंट में हैं। अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर इन तीनों एंगल के जो यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रहे हैं इसके सम भी 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर a - d + a + a + d, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पर d माइनस और प्लस कैंसिल होगा, a मिलकर कितना हो जाएगा? 3a 180 डिग्री। a का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब बीच वाली एंगल की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो बीच वाली एंगल की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ पर अब हमारा जो एंगल होगा a - d, a के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 60 - d डिग्री होगा, और दूसरा एंगल a
ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, या तो पहले ही मालूम हो चुका है। एंड तीसरा एंगल ए प्लस डी, ए की वैल्यू 60 डिग्री पुट करते हैं, 60 प्लस डी डिग्री। तो तीन एंगल यहाँ पर हमें करीब करीब किस फॉर्म में होंगे यह मिल चुका है। बस अगर हमें डी का वैल्यू मिल जाता है तो एग्जैक्ट वैल्यू तीनों एंगल का क्या होगा मिल जाएगा। बट एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, स्मॉलेस्ट एंगल का डिग्री में वैल्यू। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह एंगल हमारा स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि 60 में यहाँ पर डी माइनस कर रहे हैं और 60 में डी प्लस कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 60 में अगर माइनस करेंगे तो यह वैल्यू 60 से लेस होगा, और 60 में अगर प्लस करेंगे तो यह वैल्यू 60 से ग्रेटर होगा। तो इस तरह से यह एंगल स्मॉलेस्ट होगा और यह एंगल ग्रेटेस्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 माइनस डी डिग्री में, और ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ पर लेना है रेडियन में। तो ग्रेटेस्ट एंगल जो अभी डिग्री में है 60 प्लस डी, यह डिग्री में है, और इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो यह रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है यह कितना 60/π। ठीक है, तो यहाँ पर यह π/180 इधर जाने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐसा करते हैं सबको उधर भेज देते हैं और पाई को इधर ले आते हैं। ठीक है, या सबको ही इधर भेज देते हैं, पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 60 माइनस डी 60/π इंटू, यह ऊपर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इस साइड या डिनोमिनेटर में है, दूसरी ओर भेजेंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा। तो 60 प्लस डी इंटू π/180, पाई से पाई मर जाएगा, यहाँ पे 63। ठीक है, अब इस 3 को इधर लाते हैं, बाकी कैलकुलेशन हम इधर करेंगे। 3 इंटू 60, तो यह इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा 180, और 3 इंटू माइनस डी माइनस 3d, और इस साइड हमें 60 प्लस डी मिलेगा। इस 3d को उधर भेज देते हैं, 180 माइनस 60, और यहाँ पे 3d प्लस डी। ठीक है, होगा, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 180 माइनस 60 120, और यह 4d, 30 हो जाएगा। तो d इक्वल्स टू 30। अब इस d की वैल्यू हम इसमें रखते हैं और इसमें रखते हैं, तो हमें तीनों एंगल ही यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा एंगल a माइनस डी a प्लस डी है। तो देयरफॉर इधर हम लिखते हैं इसको, देयरफॉर एंगल्स 60 माइनस डी डिग्री में है तो 60 माइनस 30 डिग्री। दूसरा एंगल ए तो हमें मिल ही चुका है, ए 60 डिग्री, और तीसरा एंगल 60 प्लस डी 60 प्लस डी डिग्री, मतलब 60 और प्लस 30 90 डिग्री। ठीक है, तो यह तीनों एंगल ट्रायंगल का डिग्री में मिल चुका है। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये तीनों एंगल इन डिग्रीज, ये तीनों एंगल डिग्री में है इन रेडियंस। पहला एंगल 30 डिग्री है, 30 इंटू π/180, यह 6 π/6 रेडियन पहला एंगल, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट एंगल π/6 रेडियन होगा। ठीक है, दूसरा एंगल 60 डिग्री, यह 30 डिग्री था, 30 डिग्री π/6 रेडियन के इक्वल होगा। 60 डिग्री 60 इंटू π/180, और यह हो जाएगा कितना π/3 रेडियन। और तीसरा एंगल है 90 डिग्री, 90 इंटू π/180, और थर्ड एंगल जो ग्रेटेस्ट एंगल है यह π/2 रेडियन के इक्वल होगा। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ओके, यहां पर दिया गया है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल। यहां पर 2 अलग अलग सर्कल्स, लेकिन उनके आर्क सेम लेंथ के हैं, और
यह सेम लेंथ का आर्क दो अलग अलग सर्कल में सेंटर पे सेंट्रल एंगल 65 डिग्री और 110 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों सर्कल के रेडियस का क्या रेशियो है यह फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल हम ले लेते हैं, इस सर्कल का रेडियस r1 एज्यूम कर लेते हैं और यह इसका लेंथ आर्क l, और सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म कर रहा है 65 डिग्री। एक दूसरा सर्कल लेते हैं, इसका भी आर्क का लेंथ, क्योंकि दोनों सर्कल का जो आर्क है वह सेम लेंथ का है और सेंटर पे एंगल जो बना रहा है वह अलग अलग है। इस केस में 110 डिग्री है और इसका रेडियस r2 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यही दो केस है, तो हमें r1 r2 इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, सिंस थीटा इक्वल्स टू l/r रेडियन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों ही सेंट्रल एंगल का वैल्यू किस में दिया गया है, यह दिया गया है हमारा डिग्री में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर l, यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए, फर्स्ट सर्कल के लिए, सर्कल है, दोनों सर्कल है, तो इस सर्कल के लिए 65 थीटा, लेकिन यह रेडियन में होना चाहिए, तो π/180 थीटा इक्वल्स टू l इसका आर्क का लेंथ और रेडियस कितना r1। ठीक है, और इस सर्कल के लिए भी निकालते हैं थीटा इक्वल्स टू l/r रेडियन। तो इस सर्कल के लिए थीटा कितना है 110, लेकिन रेडियन में लेना होगा तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू l इसका कितना है, इसका भी आर्क का लेंथ l ही है, और बाय r2। ठीक है, तो 1 और 2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 का LHS 60 इंटू π/180 और 2 का LHS डिग्री हटा देते हैं 110 इंटू π/180 और इसका l/r1 और इसका l/r2 π/180 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे 6/11 और इसे हम लिख सकते हैं l/r1 इंटू यह r2 ऊपर चला जाएगा, l भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं r2/r1 की वैल्यू 6/11, लेकिन हमें r1/r2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम उल्टा कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो r1/r2 11/6, मतलब r1:r2 की वैल्यू 11:6। ठीक है, इसका आंसर होगा। ओके, यह क्वेश्चन यहाँ पर क्लॉक का क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन रेडियन मेजर एट 4:30। ठीक है, मतलब 4:30 पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच हमें एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, वह भी रेडियन में। ठीक है, 4:30 पे 4:30 का मतलब हो गया एट 4:30 आवर हैंड यह कौन सा नंबर पे होगा, यह होगा 4:30 आवर हैंड, यह 4:30। ठीक है, इस पे होगा, एंड मिनट हैंड होगा यह किस पे, 6 पे, इस पे होगा 6 पे, चूंकि 4:30 का मतलब हो गया 4 आवर 30 मिनट्स, 4:30 पास्ट 4 का मतलब आवर हैंड होगा 4:30 पे। ठीक है, 4:30 मतलब 4 के बाद जो 5 होता है वह 4 और 5 के बीच जो इंटरवल होगा, गैप होगा, उसके मिडिल में होगा कौन सा, आवर हैंड, और मिनट हैंड एग्जैक्टली 6 पे होगा, मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा। अगर यह क्लॉक है, हम जानते हैं यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, और अगर यहाँ पे 4 है
और यहाँ पे 5 है, तो आवर हैंड हमारा एकदम मिडिल में यहाँ पे होगा। ठीक है, ये आवर हैंड होगा और ये मिनट हैंड यहाँ पे होगा। यही एंगल हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आवर हैंड 12 आवर में एक कंप्लीट राउंड लगाता है। तो एक कंप्लीट राउंड में जानते हैं, एक कंप्लीट राउंड में अगर ये यहाँ से यहाँ तक घूम के आ जाता है तो कितना एंगल फॉर्म करेगा? 60 डिग्री। एक कंप्लीट राउंड में आवर हैंड सेंटर पे 360 डिग्री फॉर्म करता है। कितना में? 12 आवर में। तो इस थोड़ा सा यूनिटी मेथड यूज करना होगा। इन 12 आवर हैंड सबटेंड्स एंगल कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो देयरफॉर इन 1 आवर में कितना हो जाएगा? 360/12 डिग्री। बट हमें एंगल मालूम करना है कि 4.5 आवर में यह कितना फॉर्म करता है। देयरफॉर इन 4/1/2 आवर यह हो जाएगा 360/12 एंड 4.5 का मतलब हो गया 4 2 9, 4 2 8 + 1 9/2। ठीक है, इसको कटाते हैं। 3 3 जा 3 4 जा और यह 90 और यह 45। तो 45 × 3 135 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, 135 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा कौन? आवर हैंड। ठीक है, और यह कहां से फॉर्म करेगा? यहां से 12 से। ये एंगल या हम बता देते हैं आपको, ये एंगल कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। अब हमें मिनट हैंड ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल अगर निकल जाएगा तो ये एंगल इस एंगल में इस एंगल को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अब मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री फॉर्म करता है। तो सिंस इन 60 मिनट हैंड सबटेंड्स कितना डिग्री? 360 डिग्री। देयरफॉर सबसे पहले 1 मिनट का निकालेंगे। 1 मिनट कितना हो जाएगा? 360/60। और यहाँ पर हमें मालूम है कि मिनट हैंड कहाँ पे होगा? 30 मिनट में, क्योंकि 6 पे है तो मिनट हैंड इसका मतलब 30 मिनट स्पेंड कर चुका है। तो इन 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट यह एंगल फॉर्म करेगा 360/60 × 30। तो यह हो गया हमारा 180 डिग्री। तो यह एंगल कितना है? यह एंगल है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, यह एंगल है 180 डिग्री। अब इन दोनों हैंड के बीच का एंगल यह है। तो अगर हम इस एंगल में, इस वाले एंगल में जो 180 डिग्री है और यह एंगल घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल है यह एंगल, वह 180 में 135 डिग्री माइनस करने से मिल जाएगा। ठीक है, इसको इधर लिखते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। बट इसकी वैल्यू हमें रेडियन मेजर में निकालना है। तो रेडियन मेजर में निकालने के लिए 45 × π/180, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, π/4 रेडियन। ठीक है, तो 4.5 या 4:30 इस समय आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल π/4 रेडियन होगा। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब एक व्हील है, पहिया है, जो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन 360 बार कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है। तो 1 सेकेंड में वह कितना रेडियन घूम जाता है, 1 सेकंड में वो कितना डिग्री से घूम जाता है, कितना रेडियन इस एंगल से घूम जाता है, यह हमें मालूम करना है। तो कोई भी व्हील, अगर मान लेते हैं यह व्हील है,
इसमें बहुत सारा स्पोक्स होगा, तो उसी एक स्पोक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यह एक स्पोक अगर इस पोजीशन में है और यह घूम के अगर इसी पोजीशन पे आ जाता है तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कहलाएगा। और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री एट सेंटर, मतलब इन 1 कंप्लीट रोटेशन। एंगल सबटेंड कितना, 360 डिग्री। ये एक स्पोक है, ये स्पोक है, ये व्हील है, इसमें बहुत सारा स्पोक्स होगा। तो किसी एक स्पोक का उसी पोजीशन पे लौट कर आ जाना, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को यहाँ से चला था और यहीं पे आ गया, तो ये कंप्लीट एंगल फॉर्म करेगा। और इससे क्या होगा, वह कितना एंगल सबटेंड करेगा, 360 डिग्री, मतलब 360 इंटू पाई बाय 180, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में सेंटर पे एंगल फॉर्म करता है कितना, 2 पाई रेडियन। और यहाँ पे कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, 360। तो देयरफॉर इन 360 रिवोल्यूशन, 360 रिवोल्यूशन में एंगल हो जाएगा 2 पाई इंटू 360 रेडियन। ठीक है, और ये 360 रिवोल्यूशन में इतना एंगल फॉर्म होता है और इसे करने में टाइम कितना लगता है, 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। देयरफॉर इन 60 सेकेंड एंगल सबटेंड्स या एंगल स्विफ्ट, जितना एंगल घूम जाता है पहिया वो 2 पाई इंटू 360 रेडियन। और हमें मालूम करना है कितने का, 1 रेडियन का, सॉरी 1 सेकेंड का। देयरफॉर इन 1 सेकेंड, तो यूनिटी मेथड से यह कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 360 बाय 60, तो 2 पाई इंटू 6 मतलब 2 पाई इंटू 6 मतलब 12 पाई रेडियन। तो 1 सेकेंड में यह व्हील जिस एंगल से रोटेट करेगा, स्विप करेगा, उसकी वैल्यू 12 पाई होगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और इस लेक्चर से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अभी और भी कई सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जो एक से बढ़कर एक होंगे। और अगर आप हमारे लेक्चर से बहुत कुछ सीख पाते हैं, इससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।